हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टू क्वांटिटीज़ या टू टाइप के प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, इनकी क्या मीनिंग होती है और ये रिप्रेजेंट कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि आपको थोड़ा सा 9th और 10th क्लास में पढ़ लिया होगा आपने कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं। द क्वांटिटी, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि अ मैन रनिंग 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहाँ पे 30 तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट उसका डायरेक्शन नहीं गिवन है। बट अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट में ये बोलूँ अ मैन रनिंग 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब वो मैन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो गया 30 किलोमीटर तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट क्या हो गया? ईस्ट हो गया डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हैं, तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। बच्चों देखते हैं ज़रा स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं एक बार। अब सपोज करो आपको गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स गिवन है, तो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो ए डॉट डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और इस डॉट प्रोडक्ट को कॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कॉस थीटा प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा भी आता है, दैट्स वाई स्केलर प्रोडक्ट को हम कॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो बच्चों ए वेक्टर है जो वो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में है। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट ए वाई है, और जेड एक्सिस में ए की वैल्यू ए ऑफ जेड है। आई जे के क्या होते हैं? ये बेसिकली यूनिट वेक्टर होते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। दीज आर यूनिट वेक्टर्स। और सिमिलरली बी वेक्टर लेते हैं, ये भी एक्स एक्सिस में बी एक्स है, वाई एक्सिस में बी ऑफ वाई है, जेड एक्सिस में बी ऑफ जेड है। आई जे के क्या है? ये इसके यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ ए, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो इसमें हमने क्या किया? मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट ऑफ दी सम, सभी का स्क्वायर इंडिविजुअल करके और सम कर देंगे। ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे आपको देखना ये है कि ए एक्स आई का होल स्क्वायर होगा, सिमिलरली ए वाई जे का होल स्क्वायर होगा, प्लस ए जेड के का होल स्क्वायर होगा। बट आई स्क्वायर, जे स्क्वायर और के स्क्वायर इनकी वैल्यूज़ 1 होती है, तो वो हमने 1 लिख के उसको न्यूट्रल कर दिया है। तो सिंपली ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर स्क्वायर रूट के इनसाइड में। सिमिलरली बी का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे ऐसे करके। इसके बाद देखते हैं ज़रा एक क्वेश्चन कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ए डॉट बी अगर आपको गिवन है, सॉरी फाइंड करना है ए डॉट बी इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू दिस 3i कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब ऑल्सो गिवन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ π/4, तो π/4 रेडियन में गिवन है। अगर पाई की वैल्यू मैं 180 पुट कर दूँ तो 180/4 क्या होता है? 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री में है, ये π/4 रेडियन में है। फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स में अब +1 से जो भी एंगल लिए जाएंगे वो थीटा में नहीं लिए जाएंगे, वो रेडियन में लिए जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम रेडियन में क्यों लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं इसकी सॉल्यूशन पार्ट को। गिवन दैट, अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए और बी की डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। मॉड ए पहले फाइंड करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर
स्क्वायर रूट के इनसाइड में, ये मॉडुलस हो गया ए का। सॉल्व कर लिया टोटल, 4 3 3 9 16 ऐड करके √29 आ गया। सिमिलरली मॉड बी कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों यहाँ पे -4 है तो मैंने माइनस लिखा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो वो तो ऑलवेज प्लस ही हो जाएगा। तो ये सिमिलरली ऐड कर लिया, 16 और 9 25 प्लस 4 29। मॉड ए डॉट बी की वैल्यू पुट कर ली हमने यहाँ पे, ए मॉड बी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, और कॉस की वैल्यू गिवन थी π/4, कॉस π/4 कॉस 45 कितना होता है 1 होता है, 1/√2 होता है। तो √29 रूट से रूट कैंसिल, 29 आ गया, कॉस π/4 इसकी वैल्यू 1/√2 आ गई। सॉल्व कर लिया और डिनोमिनेटर में रूट होता नहीं है, रैशनलाइज कर लिया इसको, तो 29/√2 दिस शुड बी √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रैशनलाइज कर लिया तो 29√2/2 आ गया। डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, अदरवाइज आप ये आंसर भी लिख सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं ज़रा इसकी। स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मीन्स कम्यूटेटिव का मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, चाहे 2 3 6 बोलो या 3 2 6 बोलो क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन नहीं होता कि वेक्टर लेफ़्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ़्ट जा रहा है क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मीन्स ए डॉट बी प्लस सी, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, तो ए को मैं बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ब्रेक कर लूँगा मैं, ए डॉट बी आ जाएगा प्लस ए डॉट सी आ जाएगा। नेक्स्ट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, व्हाट डज इट मीन, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 है तो इसका क्या मतलब है, मतलब कॉस की जो वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, वो 0 है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, π/2 रेडियन होगी। कॉस 90 क्या होता है 0 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका क्या मतलब है कि ये 0 तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कॉस 90 होता है 0, तो ये टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो ए डॉट बी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ए परपेंडिकुलर है बी पे, इसका मतलब कॉस है 90, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ए डॉट बी 0 आ गया। अब ए डॉट ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है, ये आइडेंटिटी भी हमने याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं फॉर यूनिट वेक्टर आई जे के, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई 0 होता है। एक एग्जांपल देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखो आई डॉट आई को लिखते हैं यहाँ पे, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का फार्मूला लगा देते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है, मॉड आई ए डॉट बी का मतलब ए डॉट बी मॉड बी कॉस सेम है, तो कॉस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सेम एक्सिस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो क्या आ जाएगा मॉड आई की वैल्यू 1 मॉड आई की वैल्यू 1 कॉस 0 1, तो टोटल आंसर आ गया 1। सिमिलरली जे डॉट जे के लिए भी कर लेंगे, के डॉट के लिए भी कर लेंगे। एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, आई डॉट जे, आई जो है यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस का, जे यूनिट वेक्टर होता है वाई एक्सिस का। तो आप मुझे ये बताओ कि आई और जे के मिड में एंगल कितना होता है, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, एक्स और वाई के मिड में एंगल होता है बच्चों 90 डिग्री का, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो आई डॉट जे ये यूनिट वेक्टर है बेसिकली, इसके ऊपर कैप ये सिंबल होता है इसका, आई डॉट जे इक्वल्स टू मॉड आई मॉड जे कॉस 90, एक्स और वाई एक्सिस के मिड में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इम्पॉर्टेंट तो ये एंगल है, ये तो 1 मॉड आई 1 हो गया, मॉड जे 1 हो गया, लेकिन कॉस 90 0 हो गया, तो 0 इंटू समथिंग शुड बी 0, तो ये क्वांटिटी हो गई 0।
सिमिलरली जे और के का 90 डिग्री होता है एंगल, वो 0 हो जाएगा। के और आई का एंगल 90 डिग्री होता है, वो 0 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है इसका वर्क डन। Work done. Work done by a given force on a given body is defined as the scalar product of force and displacement. मैथमेटिकली आप कह सकते हो कि वर्क डन होता है एफ डॉट डी। डॉट का मीन्स होता है स्केलर प्रोडक्ट। अभी हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, एफ डॉट डी। तो वर्क डन हो जाएगा, फार्मूला लगा लेते हैं ए डॉट बी का, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सिमिलरली एफ डॉट डी का मॉड एफ मॉड डी मॉड एफ मॉड डी कॉस थीटा। थीटा क्या है? बेसिकली एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मिड का। सपोज करते हैं कि फोर्स का ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, ये है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसके मिड का जो ये एंगल है ये थीटा होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मिड का एंगल क्या होता है? थीटा होता है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। एसआई यूनिट जो है वर्क डन की क्या होती है, ये भी हमने अच्छे से 10th क्लास में पढ़ लिया था, जूल होती है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट जो होती है इसकी वो ऑग होती है, ऑग ERG ऑग। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का रिलेशन 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 ऑग्स होता है। ये एसआई और सीजीएस का रिलेशन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है और ज़ीरो वर्क डन होता है। तो पॉजिटिव वर्क डन कैसे होगा? जब थीटा जो है 0 और 90 डिग्री के मिड में होगा तो वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री के मिड में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और नेगेटिव वर्क डन जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के मिड में होगी, मीन्स π/2 टू पाई के मिड में होगी, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि इसके मिड में 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉलर, इसके मिड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। ज़ीरो वर्क डन क्या कब होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी एग्जैक्टली, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। तो वर्क डन 0। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका ज़ीरो वर्क डन का। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे किसी कुली को लेते हैं और वो हमारा लगेज का या हमारा सामान होता है उसका वेट अपने सर पे जब लेके चलता है, तो उसका जो लगेज का और उसके हेड का जो एंगल होता है फोर्स के डायरेक्शन का, लगेज डाउनवर्ड फोर्स लगाता है और कुली आगे को मूव करता है, वो 90 डिग्री होता है एंगल। तो हम कुली से ये नहीं कह सकते कि आपने तो वर्क डन किया ही नहीं, आपको हम पैसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसने तो वर्क डन किया बेसिकली, लेकिन फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, इस मैथमेटिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका वर्क डन क्या हुआ? 0 हुआ, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक स्पेशल नोट है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल का मतलब जो फोर्स जिसमें डिस्टेंस चेंज हो रहा हो। जैसे मैं पहले यहाँ पे फोर्स लगा रहा था इस पॉइंट पे, फिर मैं फोर्स लगाते लगाते इस पॉइंट पे आ गया बिल्कुल, तो क्या है, मेरे इनिशियल पॉइंट को मैं x1 बोलूँगा और फाइनल पॉइंट को मैं x2 बोलूँगा। तो f डॉट dx का इंटीग्रल इनिशियल लिमिट x1 से फाइनल लिमिट x2, ये हो गया वर्क डन। बच्चों, मैं कंप्लीट +1 की फ़िज़िक्स में जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूले यूज़ होंगे उसका एक वीडियो सेपरेटली, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर +1 फ़िज़िक्स ऐसे करके एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपने ज़रूर देखना है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हम कब, कहाँ, कैसे, क्यों यूज़ करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, इनिशियल लिमिट है, ये फाइनल लिमिट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और तो दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। एरिया अंडर द फोर्स, मतलब अगर मैं फोर्स को x एक्सिस में लेता हूँ और डिस्प्लेसमेंट को y एक्सिस में लेता हूँ तो दोनों का एरिया निकालेंगे तो वो वर्क डन के इक्वल होगा। वर्क डन बाय अ स्ट्रेच स्प्रिंग। स्प्रिंग ले लेते हैं कोई, इसको हम खींचते हैं या अंदर को पुश करते हैं, मतलब पुल या पुश।
जब करते हैं तो उसका जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रल ऑफ के एक्स डी एक्स होता है। एक्स क्या है, जो हमने पुल किया जितना अंदर गया, या हमने जो पुश किया जितना बाहर आया। छोड़ देंगे तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे स्प्रिंग चली जाएगी। तो वो जो चेंज हुआ है डिस्टेंस में, इतनी ये साइज था स्प्रिंग का, सपोज करो मैंने पुल कर लिया तो स्प्रिंग बढ़ जाएगी, जब छोड़ दूंगा तो फिर वहीं आ जाएगी अपनी मेन पोजीशन पे। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है उसको एक्स बोलते हैं। के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू द पावर एन के फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ वन है फार्मूले में, तो एक्स टू द पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, टू आ जाएगा अपॉन टू, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा इसके इंटीग्रेशन का। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक सेपरेट वीडियो में प्लस वन की फ़िज़िक्स के लिए बनाऊँगा, उसको आपको ज़रूर देखना है। उसका टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर प्लस वन फिज़िक्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं या वर्क डन क्या होते हैं? तो कंजर्वेटिव में आपको ऐसे समझना है कि इफ़ वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज करो कि हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो ए से बी पे हम चाहे इस डी पाथ के थ्रू जाएं, ए डी बी पाथ फॉलो करें, या सी के थ्रू जाएं, ए सी बी फॉलो करें, या ए ई बी पाथ फॉलो करें, या ए एफ बी पाथ फॉलो करें, मतलब कोई सा भी पाथ फॉलो करें, पाथ पे इंडिपेंडेंट अगर ना हो वर्क डन हमारा, तो उस टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। बट अगर मुझे ए से बी जाना है और रिस्ट्रिक्शन है कि डी पॉइंट से ही होके जाना है ए डी बी, तो ऐसा वर्क डन जिसमें पाथ फिक्स हो जाए, पाथ डिपेंडेंट हो जाए, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी टू डूइंग वर्क, किसी चीज़ को वर्क को करने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखते हैं ज़रा। पहले तो मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन और पोजीशन। मोशन और पोजीशन दोनों की हेल्प से जो एनर्जी आती है उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं बच्चों। अच्छा, मोशन से आती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी से होती है काइनेटिक एनर्जी, है ना। और पोजीशन से आती है, क्या आती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, 9th क्लास, पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? एनर्जी of an object due to its motion and position. Motion means kinetic energy, position means potential energy. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये एवरी टाइम +2 की फिज़िक्स तक यूज़ होगा आपका मैकेनिकल एनर्जी का टॉपिक। नेक्स्ट पे आते हैं केमिकल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। जो बॉन्ड होते हैं एटम्स में, उनकी जो एनर्जी होती है, उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको केमिकल एनर्जी बोलते हैं। और हीट एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। एटम के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, उससे हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब जैसे कि ठंड में हम ऐसे ऐसे अपने हाथ को रब करते हैं ना, फास्टली दोनों हाथ को एक दूसरे से, तो रब करने से क्या होता है? जो इनके फ्रिक्शन से पार्टिकल क्या होते हैं, थोड़ा अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस होते हैं और फ्रिक्शन क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, तो वो हीट एनर्जी है। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस को, एक न्यूक्लियस को दूसरे न्यूक्लियस से बाइंड करके रखती है, उसको हम क्या, किसी भी एटम के इनसाइड में, उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को अगर ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी हमारी रिलीज़ होती है। न्यूक्लियर एनर्जी को हम
ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से रिलीज करते हैं, ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और एम क्या है, मास ऑफ दी सब्सटेंस है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी हमारा है, जैसे न्यूक्लियर एलिमेंट हो गया, जैसे यूरेनियम हो गया, इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, जो कि +2 की एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। अब इसमें एक दो नोट देखते हैं ज़रा। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी हमने पहले भी पढ़ लिया है, सेम एज वर्क डन, ये जूल होती है। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी ये होती है ऑग, और 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 ऑक्स। ये SI है, ये CGS है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है। यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अ बॉडी और पार्टिकल है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ और पार्टिकल है। अब देखते हैं ज़रा बच्चों, ये जो काइनेटिक एनर्जी के डेरिवेशन है, ये दो डेरिवेशन है। एक तो हमने 9th क्लास में कर लिया है, 9th और 10th लेवल में पढ़ लिया है थोड़ा सा, एक +1 में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्क डन by the force on the body is W is equals to F dot ds, इंटीग्रल ऑफ FDS। तो इंटीग्रल बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए है। लेट वी एज्यूम दैट, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये s है, स्मॉल s। तो इसका एक छोटा सा पोर्शन अगर मैं बोलूँगा तो ये ds होगा, ये छोटा सा स्मॉल पोर्शन। तो ये स्मॉल पोर्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन कर लूँगा ds का, तो ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds टोटल ऐड करते करते ये टोटल यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा s। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी से कम्प्लीटली फुल क्वांटिटी को फाइंड करना, स्मॉल फ्रैक्शंस को ऐड करके एक बिग क्वांटिटी फाइंड करना। तो ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज़। अब डिस्प्लेसमेंट s अगेन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इससे आप कंफ्यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन को ब्रेक कर लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी कह सकते हैं, वो मैंने v लिख दिया, dv एज इट इज़ कॉपी कर दिया, और मास को एज इट इज़ कॉपी कर दिया। मास कांस्टेंट है, इसको आउट में ले लिया। अब देखो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv, तो एक फार्मूला देखते हैं, जैसे अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में हमने देखा था x⁻n+1 x⁻n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv है, तो यहाँ पावर 1 है। इस फार्मूले से x की पावर अगर 1 होती तो 1+1 अपॉन 1+1 x²/2 आ जाता। सिमिलरली यहाँ पे v की पावर 1 है, तो v 1+1, n की वैल्यू 1 है, 1+1 v² अपॉन डिनोमिनेटर में 1+1 2 आ जाता है। n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो v²/2 आ गया। तो v²/2 m को एज इट इज़ रख दिया, तो जब वर्क डन जो है ½ mv² आ गया, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल मेथड से काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। नेक्स्ट अलजेब्रिक मेथड या इक्वेशन ऑफ मोशन मेथड देखते हैं। v² - u² = 2as। बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी नहीं है मेंशन, तो इनिशियली हम एज्यूम करेंगे कि वो रेस्ट पे है, ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी।
तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS आ जाएगा। और आपको ये पता है कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर लो, फोर्स पर यूनिट मास आ जाएगा, इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की यहाँ पुट कर दो, F/m, ये आ गया टोटल वी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब बच्चों m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले लो और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर में ले लो, तो mv²/2 मतलब हाफ mv² आ गया। इधर क्या रह गया, इधर रह गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप वर्क डन कह सकते हो, और हाफ mv² को आप काइनेटिक एनर्जी कह सकते हो। इसको डिराइव हो गया, सिंपल। सो ये तो थे 2 डेरिवेशन। एग्ज़ाम में आपको जो भी मेथड आता है आपको प्रेफरेबली वही मेथड मेंशन करके आएगा, तो वही मेथड आपको लिखना है। कैलकुलस मेथड या इंटीग्रेशन आता है तो आपको यही मेथड करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम P। तो काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। ये डेरिवेशन बच्चों +2 में फिर से आएगा। गिवन दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv² है, ये हमारा गिवन पार्ट है। अब हमने ये गिवन वाला पार्ट कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड, जो भी कुछ करते हैं वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक साथ करते हैं। m से m कट जाएगा, कोई चेंज नहीं आया हमारी इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन करेक्ट है हमारी। फिर तो मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड किया, इस मास को इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पे, m² आ जाएगा, m² v² आ जाएगा, और ये 2m एज इट इज़ रहने दो बच्चों, 2m। अब आपको ये पता है कि मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। इस मास इनटू वेलोसिटी को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा, mv का इसको मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, m² v² को क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे mv का होल स्क्वायर लिख दूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो ये p² हो जाएगा, तो यहाँ पे p² आ जाएगा, p²। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी p²/2m, जहाँ पे p क्या है, मोमेंटम है, और ke क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब 2 क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, a ball of mass 200 gram moving with the speed of 10 meter per second, find kinetic energy, second momentum। गिवन है आपको मास 200 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर लो इसको और किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। 1000 से डिवाइड किया, 2 0 से 2 0 कट गया, 2/10 आगे रह गया, तो 2/10 को 0.2 kg लिख दिया। वेलोसिटी गिवन है मीटर पर सेकंड में, ये हमने डिवाइड इसलिए किया है कि हमें m के सिस्टम फॉलो करना होता है, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो पुट करते हैं बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, हाफ मास ये है, वेलोसिटी ये है, पुट कर दो, 10 10 100, 2/0.2, 0.1 आ गया, 0.1/100, ये आ गया 10 जूल। मोमेंटम मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, मास 0.2 है kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 10 20, एक डेसिमल रिमूव कर दिया, 2 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का फार्मूला, मोमेंटम की SI यूनिट कहाँ से आई, यहाँ से आई, मास किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो बच्चों आते हैं इस लेक्चर के लास्ट पेज पे, एक क्वेश्चन और है इसमें, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ मास इक्वल्स टू 5 kg एंड मोमेंटम इक्वल्स टू 10 kg मीटर पर सेकेंड। देखो मास गिवन है, मोमेंटम गिवन है, काइनेटिक एनर्जी का ये रिलेशन होता है, ये हमने अप्लाई कर दिया, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए p की वैल्यू ये है 10 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास है 5 kg, पुट कर दिया, 10 10 100, 5 2 10, 100/10 कितना आ गया, 10 आ गया, 100/10, 10 10 100, 10 जूल, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल आ गई। तो बच्चों देखो, मोमेंटम गिवन था, मास गिवन था, तो आप फाइंड तो वेलोसिटी करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ mv² लगा के, लेकिन यहाँ मोमेंटम गिवन था तो आपने सीधा सीधा पुट करके फाइंड कर लिया। तो ये डायरेक्टली फार्मूले हमें लिंक करने, हमें
यूज़ करने सीखने होंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने थोड़ा डिस्कस भी किया था लास्ट टू लास्ट पेज में। एनर्जी possessed बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। अब देखो पोजीशन और शेप, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। पोजीशन और शेप में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ड्यू टू चेंज इन पोजीशन होती है, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन होती है। h यहाँ पे हाइट है। नेक्स्ट आते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर अभी पीछे डिराइव किया था। ये होती है ड्यू टू चेंज इन शेप, शेप चेंज होता है। तो देखो यहाँ पे पोजीशन से आपने ग्रेविटेशनल वाली पोटेंशियल निकाल दी और शेप से आपने स्प्रिंग वाली एनर्जी निकाल दी। तो दोनों का बेसिकली दिस की हेल्प से या दिस की हेल्प से कोई भी एक जो है ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इट मीन्स आप ये कह सकते हो यहाँ से कि mgh इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस आप कह सकते हो अगर इंटर कन्वर्ट करते हैं एनर्जी का, तो क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट पे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है बच्चों की मैकेनिकल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो रिमेन्स क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, कांस्टेंट होती है अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क ऑन दिस सिस्टम। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस उस सिस्टम पे वर्क करते हैं तो एनर्जी भी कंजर्वेटिव होगी, और फोर्सेस ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर होते ही हैं, तो इसलिए एनर्जी भी हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर होगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के ई प्लस पी ई का सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पी ई एनर्जी का। अगर मैंने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी को 100% एज्यूम करके चलते हैं, काइनेटिक अगर 90% है तो पोटेंशियल हो गई 10%। अगर मैंने कह दिया ये 30% है तो ये कितनी हो गई 70%। ये मैंने कह दिया 0% हो गई तो क्या है काइनेटिक एनर्जी 100% हो गई। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी टोटल काइनेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है वहाँ पे। अगर ये 0 हो गई तो ये 100 हो गई, तो इसका मतलब वहाँ की टोटल 100% मैकेनिकल एनर्जी 100% पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये आपको अच्छे से गिवन होना चाहिए कि इसका प्लस इसका सम 100% ही होगा। आगे ग्राफ बना के और अच्छे से इसको समझेंगे अभी। नेक्स्ट पे आते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू दिस theorem, mass and energy are interconvertible. E equals to mc square आइंस्टाइन की वेरी फेमस इक्वेशन है। E क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की एनर्जी निकालूँ तो m क्या है, मास ऑफ फोटोन है। इसलिए स्मॉल पार्टिकल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पे आते हैं एक नोट देखते हैं। when a body moves with a velocity v comparable to the velocity of light, then its mass m is given by m equals to m0 upon √1 minus v square by c square। बच्चों m0 यहाँ रेस्ट मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट है, और m क्या है, जो मास कंपेयर फाइंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन। इसी रिलेशन को हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन बोलते हैं। इसी वर्क पे पूरा आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे ही आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। चलो बच्चों आते हैं तो ये इक्वेशन ये सभी आइंस्टाइन की इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट पे आते हैं नोट, इफ़ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v इक्वल्स टू c हो जाए। अगर यहाँ पे v इक्वल्स टू c हो जाए बच्चों, देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, v इक्वल्स टू c हो जाए तो यहाँ c² हो जाएगा, c² हो जाएगा। ये से ये कट गया पूरा, c से c तो 1 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो गया। तो मास क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब ये बताओ बच्चों, क्या अर्थ के ऊपर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका मास इन्फिनिटी हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इट मीन्स
यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ग्रेटर ट्रैवल नहीं कर सकता, वो हमेशा v की स्पीड से ही ट्रैवल करेगा। और v क्या है, ऑलवेज लेसर देन होगा c से। तो यही मैंने यहाँ मेंशन किया है, नो ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यही आइंस्टाइन ने कहा था कि यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल कर सके। ठीक है बच्चों, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को मैं क्लेरिफाई कर पाऊँ, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट है बच्चों वीडियो में तो आप ज़रूर मेंशन करिए। और ये सीरीज़ चैप्टर 6 के सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद आप किस चैप्टर का वीडियो देखना पसंद करेंगे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए बच्चों। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग। थैंक यू।